नमस्कार साथियों। आज हम भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वो जनसंख्या से संबंधित है कि जनसंख्या के परिवर्तन के कितने सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों से जनसंख्या में क्या ज्ञात किया जाता है, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या के परिवर्तन के प्रमुख 4 सिद्धांत हैं, जिनमें एक मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, एक मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, एक है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत और एक है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला मोल्थस का सिद्धांत, फिर कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, फिर अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत और फिर है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी यानी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है क्या? तो सबसे पहले पढ़ते हैं जनसंख्या संक्रमण। जनसंख्या संक्रमण का मतलब होता है किसी चीज वस्तु संख्या में परिवर्तन होना, यानी कोई भी ऐसी चीज हो, वस्तु हो या कोई जैसे जनसंख्या नगरीय है तो उसका ग्रामीण में बदलना, ग्रामीण है तो उसका नगरीय में बदलना, शिक्षित है तो उसका अशिक्षित में, शिक्षित का अशिक्षित में और अशिक्षित का शिक्षित में बदलना, वो क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। मोटे तौर पर इनको समझा जाए जनसंख्या संक्रमण को तो बहुत ही इजी है। ये मान लो ए है और ये बी है। ए में मान लो है ग्रामीण, इसका परिवर्तन हो जाएगा नगरीय। ये मान लो ए में है कृषि, यानी कृषि कार्य करते हैं तो इसमें आ जाएगा बी में औद्योगिक। इसमें ए में मान लो आ जाएगा अशिक्षित तो इसमें हो जाएगा शिक्षित। इसमें मान लो हो जाएगा बेरोजगार तो इसमें हो जाएगा रोजगार। इसमें मान लो आ जाएगा उचित जन्म दर व मृत्यु दर तो इसमें आ जाएगा निम्न जन्म दर व मृत्यु दर। बस केवल जनसंख्या संक्रमण में हमें इसी चीज को समझना है कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी देश में, किसी राज्य में या पूरे संसार की बात करें तो सामान्य रूप से समय की अवधि के अवतरण के बाद, यानी समय के जाते हुए समय के बाद किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन होता है वो कहलाता है जनसंख्या संक्रमण। जैसे ग्रामीण वो किस में बदल जाते हैं? धीरे नगरों में बदल जाते हैं। कृषि क्षेत्र वो किस में बदल जाते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में बदल जाते हैं। अशिक्षित किस में बदल जाते हैं? शिक्षित में बदल जाते हैं। बेरोजगार किस में बदल जाते हैं? रोजगार में बदल जाते हैं। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर किस में बदल जाते हैं? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल जाते हैं। अब इसका जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में क्या महत्व है? इसका बहुत ही उपयोगी है ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में। मान लो ग्रामीण जनसंख्या तो ग्रामीण जनसंख्या में आपको पता है उद्योग नहीं होते, रोजगार के साधन कम होते हैं, लोग अधिक जागरूक नहीं होते हैं, लोग अपने परिवार चलाने के लिए केवल कृषि पर निर्भर करते हैं, यानी प्राथमिक आधार पर जीवन जीते हैं, वो तकनीकी ज्ञान उनको होता नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि जन्म दर क्या रहती है? उच्च रहती है, यानी बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, जन्म दर उच्च रहती है तथा मृत्यु दर भी क्या रहता है? उच्च रहता है। जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर हो सकता है उच्च भी रहे, कम भी रहे। तो इस क्षेत्र में क्या होगा? मान लो जन्म दर उच्च रहेगा, मृत्यु दर मान लो निम्न रहेगी या उच्च रहेगी तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन हम मान लो नगरीय क्षेत्रों की बात करें, नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर रोजगार के साधन अधिक होंगे, लोग तकनीकी ज्ञान से जुड़ेंगे, लोगों को जागरूकता होगी तो वहां पर जनसंख्या क्या होगी? कम होगी, यानी जन्म दर वहां पर क्या होगा? कम होगा। अब जन्म दर कम होगा तो वहां पर जनसंख्या भी क्या होगी? कम होगी। इसलिए जनसंख्या संक्रमण का मतलब है किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण का नगरीय,
कृषि का औद्योगिक, शिक्षित का अशिक्षित का शिक्षित, बेरोजगार रोजगार और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या संक्रमण कहलाता है। अब बच्चों ये जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या में परिवर्तन, सामान्य तौर पर देखा जाए तो जनसंख्या संक्रमण जो सिद्धांत उसका एक ही अर्थ होता है, परिवर्तन। अब जो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसके हम देख रहे थे प्रमुख दो घटक होते हैं, वैसे तो तीन घटक होते हैं, एक प्रवास होता है, एक जन्म दर होता है और एक होता है मृत्यु दर। अब जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं, यानी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जन्म दर यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों को क्या कहते हैं? जन्म दर। तथा प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले को क्या कहेंगे? मृत्यु दर। और माइग्रेशन प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से जो बदलाव होता है वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है उसमें केवल ये दो ही बातें ध्यान रखी गई है। इन दो आधार पर ही माना गया है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन किन कारणों से होता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार, तो वो है जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर। अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत 1929 में दिया था सबसे पहले वॉरेन थॉमसन ने। वॉरेन थॉमसन ने 1929 में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया और इसी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को 1945 में फ्रैंक नोटिस्टीन ने संशोधन किया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, यानी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया किसने? तो 1929 में दिया था और इसमें संशोधन किसने किया? 1945 में किया था और फ्रैंक नोटिस्टीन ने इसमें संशोधन किया था। कब? 1945 में। दिया कब? 1929 में। संशोधन कब किया? 1945 में। अब इस जनसंख्या जो संक्रमण सिद्धांत देते हैं तो उसका आधार क्या था? कोई भी हम प्रयोग करते हैं तो उसका कोई न कोई आधार जरूर होता है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रमुख आधार इन दोनों ने माना था यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन तीनों देशों की या इन तीनों महाद्वीपों में जो जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो परिवर्तन हुआ था उसको आधार मानकर वॉरेन थॉमसन और फ्रैंक नोटिस्टीन ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया। तो इससे कितने क्वेश्चन बन गए? पहला बन गया जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? वॉरेन थॉमसन ने। कब दिया? 1929 में। संशोधन किसने किया? 1945 में किया, नोटिस्टीन ने किया था। अब किसको आधार मानकर किया? तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों की जो जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो परिवर्तन हुआ उसको आधार मानकर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया। अब सामान्यतः जनसंख्या संक्रमण की तीन ही अवस्थाएं होती थी। जब इसको दिया था थॉमसन ने तो इसकी तीन ही अवस्था होती थी, लेकिन नोटिस्टीन के बाद में ध्यान रखना इन तीनों के नाम, ब्लेकर, नोटिस्टीन के बाद में तीनों के नाम याद रखना, ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर। इन तीनों विद्वानों ने जनसंख्या संक्रमण की 5 अवस्थाएं बताई। अब सामान्यतः थॉमसन ने जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्था बताई, नोटिस्टीन ने 4 बताई थी, लेकिन उसके बाद में 3 विद्वान और आए थे, ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर। इन तीनों ने जनसंख्या संक्रमण की कुल 5 अवस्थाएं बताई कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में समय के अनुसार जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है वहां के जन्म दर और मृत्यु दर के कारण। ये बताया था थॉमसन, नोटिस्टीन, ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर।
तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में कैसे परिवर्तन हुआ। तो जनसंख्या संक्रमण की ये 5 अवस्थाएं, ये मान लो x है, ये बात x की ओर हम देखते हैं तो यहाँ पर है जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार। ध्यान रखना इसमें प्रति हजार आएगा, क्योंकि जनसंख्या और जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा में ये आता है कि प्रति हजार में जन्म लेने वालों की संख्या जन्म दर और प्रति हजार जनसंख्या में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो प्रति हजार में कितने जन्मे कितने मरे वो यहाँ आएगी, और y की ओर आएगी अवस्था और अवधि, यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 स्टेज। अब सबसे पहले स्टेज फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं जन्म दर और मृत्यु दर, ये दोनों क्या है, एक समान है। मान लो जन्म दर भी, बर्थ रेट भी 25 से और 35 से, और डेथ रेट भी क्या है 35 से, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, दोनों समान है। अब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रहेगी, मान लो 35 और 35, तो जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या रहेगी, जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो जो फर्स्ट स्टेज की बात है उसमें जनसंख्या क्या है, स्थिर जनसंख्या है। अब ये जो जनसंख्या की अवस्था है ये कब की अवस्था है, ये प्राचीन काल की अवस्था है, या उन देशों की या उन स्थानों की अवस्था है जहां पर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, संसाधनों की कमी है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, चिकित्सा का अभाव है, वहां पर अकाल ज्यादा पड़ते हैं, भूखमरी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, अशिक्षित लोग ज्यादा है। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, वो दोनों समान रहती है। यानी उनकी सोच ये रहती है कि हमें बड़ा परिवार बनाना है ताकि परिवार का भरण पोषण हम कृषि कार्यों के लिए आसानी से कर सकते हैं। तो जन्म दर तो क्या होता है, शिक्षा की कमी होती है, वहां पर तकनीकी सुविधा नहीं होती, चिकित्सा नहीं होता है, दवाइयों की उपलब्धता नहीं होती, उसके कारण क्या होता है, जन्म दर वो भी उच्च रहेगा और मृत्यु दर क्या रहेगा, वो भी हाई रहेगा। अगर दोनों चीजें हाई रहेगी तो जनसंख्या में क्या होगा, स्थिरता होगी, यानी जितने लोग मरेंगे उतने ही लगभग क्या होगा, जन्म हो जाएगा। तो जनसंख्या का एक स्थिर काल माना जाता है, वो फर्स्ट स्टेज। अब ऐसे देश के कौन से होंगे, तो ऐसे देशों में हम बात करें आदिवासी बहुल क्षेत्र या वर्षा वन क्षेत्र, यानी जहां पर घने जंगल है, वहां पर जो आदिवासी मानव जाति के लोग रहते हैं वहां पर, या ऐसे देश जहां पर बहुत ही भूखमरी की स्थिति है, वहां पर रोजगार के साधन बिल्कुल नहीं है, वो आज भी प्राचीन काल को जो जीवन की शैली थी उसी के आधारित चल रही। ऐसे देशों में बात करें तो जैसे नाइजीरिया, सूडान, कांगो, गाना, सोमालिया, इन देशों में क्या है, ज्यादातर अफ्रीकी देश जहां पर आज भी रोजगार की कमी है, वहां पर कौन सी अवस्था है, फर्स्ट स्टेज पाई जाती है। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, मृत्यु दर में गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। मृत्यु दर में धीरे धीरे क्या होती है, गिरावट होना प्रारंभ हो जाती है, और जन्म दर में थोड़ी क्या होती है, जन्म दर थोड़ा सा मध्यम होने लगता है। मान लो फर्स्ट स्टेज में जन्म दर 30 था, तो इसमें जन्म दर थोड़ा 35 की जगह क्या हो गया, 30 हो गया। लेकिन हम डेथ रेट की बात करें, डेथ रेट फर्स्ट स्टेज में मान लो 35 थी, तो सेकेंड स्टेज में अचानक गिर के कितनी होगी, 20 होगी, यानी लगभग 15 की जन्म रेट, डेथ रेट क्या होगी, कम होगी। उसका कारण क्या है, फर्स्ट स्टेज में लोग कृषि कार्यों पर निर्भर, लोगों भूखमरी फैल जाती थी, अकाल पड़ जाता था, महामारियां फैल जाती थी, चिकित्सा शैली का अभाव था, कृषि कार्य थे, तकनीकी ज्ञान नहीं था, रोजगार के साधन नहीं थे। लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या होता है, औद्योगिक इकाइयां बढ़ जाती हैं, लोगों के रोजगार के साधन बढ़ जाते हैं, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होने लगता है। अब चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होने लग गया, लोग शहरों की ओर बढ़ गए, ग्रामीण से नगरों की ओर जाने लगे, कृषि क्षेत्र से उद्योग की ओर जाने लगे। पहले स्टेज में अशिक्षित थे, धीरे धीरे शिक्षित होने लगे, पहले रोजगार नहीं था, रोजगार होने लगे। तो क्या होगा, जनसंख्या की जो जन्म रेट है उसमें भी थोड़ी गिरावट आएगी। फर्स्ट स्टेज में 35 थी, सेकेंड में 30 आ गई। लेकिन अब मान लो चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा, हमारी जो आसपास की खान पान भरण पोषण पूरा हो जाएगा, भूखमरी नहीं होगी, तो मृत्यु दर में क्या होगा, गिरावट आएगी। अगर जन्म दर तो सामान्य चलती रहेगी मध्यम, मृत्यु दर में मान लो गिरावट आएगी, तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। मान लो 30 का जन्म होता है और उसमें 20 की मृत्यु हो जाती है,
तो 10%, यानी उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहेगा, 10% रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज में तो 0 था, जितने जन्मे उतने ही मर गए, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। कारण क्या था, जन्म दर तो वही स्टेज से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन तकनीकी ज्ञान और चिकित्सा सुविधा के कारण और भरण पोषण के जो खाद्यान्न उपलब्धता के कारण और साक्षरता के कारण और नगरीय जीवन के कारण क्या हुआ, मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आने लगी। मृत्यु दर में गिरावट आने से क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो सेकेंड स्टेज में जन्म दर तो क्या रहता है, उच्च रहता है, और मृत्यु दर भी क्या रहता है, उच्च रहता है। लेकिन जन्म दर सामान्य गति से और जो मृत्यु दर होता है वो उच्च गति से कम होता जाता है। अब ऐसे दो देशों की बात करें तो सऊदी अरब, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सभी के देशों में माना जाता है सेकेंड अवस्थाएं चल रही है। अब बात करें, यहाँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या संक्रमण की वे कौन सी अवस्था है जहां से जनसंख्या वृद्धि प्रारंभ हुई, तो कौन सी होगी, फर्स्ट स्टेज, तो जनसंख्या स्तर थी, वृद्धि कहाँ हुई, सेकेंड स्टेज, यानी एक जन्म दर इधर, मृत्यु दर नीचे की, तो जनसंख्या वृद्धि किस अवस्था में हो रही है, सेकेंड अवस्था में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था है जिसमें जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हुआ, तो वो है सेकेंड अवस्था। अब धीरे धीरे तीसरी अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो तीसरी अवस्था में भी क्या होता है, और शिक्षित होते जाते लोग, रोजगार के साधन बढ़ते जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होता जाता है, भूखमरी जो फैलती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जन्म दर तो मध्यम दर से रहती है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब मान लो फर्स्ट स्टेज में थे 35 थे दोनों स्थिति, सेकेंड में मान लो जनसंख्या बर्थ रेट थी वो 30 हो गई, डेथ रेट 20 हो गई, यानी जनसंख्या में 10 की वृद्धि होगी। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होगा, जन्म दर तो उसी हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें अचानक कमी हो जाएगी। अब इसमें मान लो थर्ड स्टेज में बढ़ाया गया है कि जन्म दर तो 28 हो गई, लेकिन जो मृत्यु दर है वो प्रति 1000 मात्र 15 हो गई, प्रति 1000 मात्र 15 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 13% की वृद्धि होगी, तो जनसंख्या की वृद्धि। अब ध्यान रखना, इस अवस्था में द्वितीय और तृतीय इन दोनों अवस्था में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो यह सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की वे कौन सी अवस्था है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या विस्तार हुआ या जनसंख्या वृद्धि हुई, तो वो हो जाएगा थर्ड स्टेज। 3 तिगाड़ा हम कहते हैं, काम बिगड़ा, तो इसे याद रख लेना, 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, मतलब जनसंख्या का विस्तार ज्यादा। अब देखो, पहले में स्तर थी, दूसरे में जनसंख्या वृद्धि प्रारंभ हुई, और तीसरे में क्या हुई, जनसंख्या में विस्फोट हुआ, जनसंख्या में अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, सर्वाधिक वृद्धि हुई। किस अवस्था में, तृतीय स्टेज में जनसंख्या में अचानक वृद्धि हुई। कारण क्या था, जन्म दर तो उसी प्रकार से मध्यम था, लेकिन मृत्यु दर में क्या हो गई, अचानक कमी आ गई। अब जन्म दर तो मान लो जन्म लेने वालों की अवस्था वही रहेगी, मृत्यु दर घट जाएगा, तो जनसंख्या में तो क्या होगा, परिवर्तन होगा, वो भी क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत, मान लो 13%। अब ऐसे देश कौन से आते हैं, ऐसा देश भारत। भारत में क्या होता जा रहा है, जन्म दर तो क्या है, कुछ है, लेकिन चिकित्सा सुविधा अच्छी है। अभी हमको देख रहे, कोरोना चल रहा है, जनसंख्या बहुत सारी है भारत की, 1.30 करोड़, लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सा, जो भी हमारे पास चिकित्सा सुविधा है, लोगों की जागरूकता है, शिक्षित लोग हैं, औद्योगिक साधन है, तो हम उनकी सहायता से क्या कर रहे हैं, आज भी उस कोरोना जो वायरस है उससे लड़ने के लिए आज भी जागरूक है। हम खुद घर पर रहकर, बाजार में जाकर, मुंह पर पट्टी लगाकर, समय पर हाथ धोकर उससे बच रहे हैं, तो ये जागरूकता भी यहाँ काम आ रही है। तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि का हम संकेत मान सकते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, केन्या, क्यूबा, ये तृतीय स्टेज के देश है जहां पर जन्म दर तो क्या है, उच्च, लेकिन मृत्यु दर में क्या है, बहुत कम है। वहां पर धीरे धीरे पहले की तुलना में मृत्यु दर निम्न हो गया है। तो ये तीसरी अवस्था के देश है। अब बात करते हैं चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर तो मध्यम रहता है
और साथ में मृत्यु दर भी क्या रहता है, मध्यम रहता है। तो ऐसे देश चीन, बांग्लादेश, हांगकांग, यूएसए, मलेशिया, ये सारे के सारे देश है जो चौथे स्टेज में आते हैं, जिनमें बर्थ रेट तो मान लो 20 हो गया और जो डेथ रेट है वो मान लो 15 हो गया। यानी वृद्धि कितने की हुई, 5 की हुई। यहाँ वृद्धि कितनी हुई, 13 की हुई। यहाँ कितनी हुई, 10 की। तो सर्वाधिक वृद्धि तो यहाँ हुई। वृद्धि प्रारंभ कहाँ से हुई, सेकेंड स्टेज से हुई। लेकिन इस स्टेज में क्या हुआ, हम ये प्रतीत कर सकते हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे, जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो घटती जा रही है। यानी पहले जनसंख्या स्थिर थी, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर बहुत ज्यादा बढ़ी, अब जनसंख्या में क्या हुआ, थोड़ा सा कमी हुई। कारण यहाँ पर भूखमरी थी, अकाल था, संसाधनों की कमी थी, लोग ग्रामीण जीवन परिवेश में जीते थे, आदिवासी रूप में रहते थे। इस स्टेज में चिकित्सा सेवाओं का विकास हुआ, शिक्षित बढ़े, लोगों में जागरूकता बढ़ी, औद्योगिक संसाधन बढ़े, रोजगार बढ़े, इसलिए जनसंख्या की धीरे धीरे बढ़ती होने लगी। इस स्टेज में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण जन्म दर में बहुत ज्यादा कमी हुई। तीसरे स्टेज में जन्म दर कम हुआ, मृत्यु दर उसी जन्म दर उसी हिसाब से चलता रहा, मृत्यु दर में अचानक कमी आई, जिसके कारण जनसंख्या का विस्फोट हुआ। तो तीसरी अवस्था में जनसंख्या का विस्फोट। चौथी अवस्था में हम देखते हैं जन्म दर भी कम हुआ और मृत्यु दर भी कम हुआ। यानी दोनों कम होने के कारण क्या हुआ, जनसंख्या धीरे धीरे कम गति से बढ़ रही। यानी दूसरी स्टेज में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वे कौन सी अवस्था है जिसमें जनसंख्या वृद्धि प्राप्त हुई। तो जनसंख्या सेकंड अवस्था है जिसमें जनसंख्या वृद्धि देखी जा सकती है। उसी प्रकार से हम बात करें इस स्टेज की, चौथी स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज या चौथी अवस्था में भी धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि कम होने के संकेत मिल रहे हैं। यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें धीरे धीरे जनसंख्या कम होने लगी वृद्धि, तो वो हो गई चौथी अवस्था। अब पांचवी अवस्था की बात करें तो पांचवी अवस्था में ऐसी स्थिति होगी कि जन्म दर भी कम होगा और मृत्यु दर भी कम होगी। यानी दोनों लगभग एक समान होंगे। मान लो डेथ रेट और बर्थ रेट ये दोनों मान लो 15-15 होगी, तो दोनों 15-15 होगी, तो वहां पर क्या होगा, जनसंख्या वापस स्थिर होगी। जनसंख्या स्थिर होगी अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रहेंगे, तो जनसंख्या क्या एक समान रहेगी। अब हम बात करें फर्स्ट और पहला स्टेज और पांचवा स्टेज। अब इन दोनों में हम एक बड़ा परिवर्तन देखें। ये बहुत बार पूछ सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या संक्रमण की प्रथम और अंतिम जो अवस्था है उसमें क्या अंतर है। तो देखो दोनों में है जनसंख्या स्थिर। यहाँ की लाइनिंग हम देखते हैं ये समान है, यहाँ की लाइनिंग देखते हैं ये समान है। लेकिन इस अवस्था में जो ये समान स्थिरता है उसमें परिवर्तन होने का एक कारण है। कारण ये कि प्रथम स्टेज में जो बर्थ रेट और डेथ रेट थी वो समान होने का कारण क्या था, लोग भूखमरी ज्यादा थी, चिकित्सा सेवा का अभाव था, तकनीकी ज्ञान नहीं था, लोग आदिवासी रूप में जीवन जीते थे, रोजगार के साधन नहीं थे, महामारियां फैल जाती थी, बच्चे बड़े परिवार को ही लोग संसाधन के रूप में मानते थे। यानी एक बहुत बड़ा परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता था, इसीलिए उस काल में जनसंख्या ज्यादा थी और चिकित्सा सेवा के अभाव के कारण मृत्यु दर भी ज्यादा थी। इसीलिए वो प्रथम अवस्था में क्या हुआ, जनसंख्या का स्थिर काल कहा जाता है। लेकिन हम बात करें स्टेज 5 की, तो स्टेज 5 में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, लेकिन कारण क्या है, तकनीकी ज्ञान ज्यादा है, साक्षरता ज्यादा है, लोग जागरूक ज्यादा है, विवाह देरी से हो रहे, समाज में स्त्री का अधिक महत्व है। इसके अलावा हम देखते हैं भूखमरी नहीं है, चिकित्सा और तकनीकी ज्ञान बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मृत्यु दर बहुत कम है। इन सभी के कारण हम देख रहे हैं कि पांचवी अवस्था में जनसंख्या स्थिर है। तो ये दोनों पूछ सकते हैं कि प्रथम और अंतिम अवस्था में क्या है। अब मोटे तौर पर हमें इस चित्र से और इस जनसंख्या संक्रमण से दो चीजें मिली कि अगर जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों उच्च रहेगी तो जनसंख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहेगी तो जनसंख्या क्या रहेगी, स्थिर जनसंख्या रहेगी। लेकिन जन्म दर उच्च रहेगा और मृत्यु दर क्या रहेगी, निम्न रहेगी, तो क्या होगा, तीसरी स्टेज यानी जनसंख्या
जनसंख्या में विस्फोट होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी। अब थॉमसन और लॉर्ड स्टीन ने ये प्रमुख 5 अवस्थाओं के माध्यम से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को प्रेरित किया है। बताया है कि फर्स्ट स्टेज में स्थिर जनसंख्या, सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे जनसंख्या परिवर्तन हो रही है, वृद्धि हो रही है, थर्ड स्टेज में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और फिर 5वीं अवस्था में लोगों की तकनीकी ज्ञान, साक्षरता के कारण, चिकित्सा सुविधाओं के कारण, भूखमरी कम होने के कारण, जागरूकता के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी जन्म दर भी कम हुई और मृत्यु दर भी कम हुआ। इसका एक उदाहरण देखिए चीन। अब देखो चीन ने काफी सालों पहले एक योजना बनाई थी कि एक परिवार में एक ही बच्चा होना चाहिए। हम जापान में भी बात करें कि एक वर्ग होगा तो एक वर्ग की मृत्यु होने पर केवल एक ही बच्चा होगा। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कुछ नियम बनाए गए। भारत में भी बनाया गया 1995 में कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उसको नौकरी में नहीं दिया गया या नहीं दी जाएगी नौकरी, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये प्रमुख बाध्यताएं हैं जिनके कारण क्या हुआ, जन्म रेट भी कम हुआ और बर्थ रेट भी कम हुआ। बर्थ रेट तो चिकित्सा सुविधाओं के कारण कम हुआ, तकनीकी ज्ञान के कारण कम हुआ, लोगों की जागरूकता के कारण कम हुआ। अब सोचते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में हम पूरे बड़े परिवार के लिए कहाँ से रोजगार कमाकर उनके जीवन निर्वाह के साधन ला पाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, उन देशों में, उन शहरों में, उन स्थानों पर जनसंख्या की जो जन्म रेट है वो भी कम हो रही है और मृत्यु दर है वो भी कम होता जा रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है इसकी आलोचना भी की। इसकी आलोचना करने वाला प्रमुख था लॉस्की। लॉस्की ने कहा कि जनसंख्या जो संक्रमण सिद्धांत है उसमें प्रवास को महत्व नहीं दिया गया, प्रवास को महत्व नहीं दिया गया। अब मान लो हम प्रवास की बात करें तो क्या किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के कारण ही परिवर्तन होते? नहीं, प्रवास क्यों हुई? तो ये केवल 1945 और 1929 में जिस समय उन्होंने वर्तमान परिस्थिति को आधार मानकर दिया था सिद्धांत, उस समय तो लागू होता था, लेकिन लॉस्की ने कहा कि वर्तमान समय में ये लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें माइग्रेशन भी होता है। हम देखते हैं कुछ दिन पहले म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो भारत और बांग्लादेश में आ गए। अब म्यांमार में जनसंख्या कम हो गई, भारत और बांग्लादेश में जनसंख्या ज्यादा हो गई। तो ज्यादा होगी तो संसाधनों की कमी हो जाएगी, रोजगार के साधन कम होने लग जाएंगे, भूखमरी बढ़ जाएगी। तो लॉस्की ने यह भी कहा कि प्रवास को महत्व नहीं दिया। दूसरा है, लॉस्की ने एक और बात कही थी कि जो ये आपने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया उसमें एक स्थान को ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी इसमें एक वर्ग स्थान की बात की गई है, एक ही देश की बात की गई। अब मान लो इस चीज को या इस बात को समझे, हम जैसे भारत पर लेते तो भारत के मान लो 2 भाग करते हैं, एक तरफ केरल, गोवा, पंजाब, दूसरी ओर बात करें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब दोनों बिंदुओं की बात की जाए तो केरल, गोवा, पंजाब, अब इन तीनों राज्यों में साक्षरता भी ज्यादा है, औद्योगिक इकाइयां भी ज्यादा है, कृषि क्षेत्र का विस्तार भी ज्यादा है। तो इस क्षेत्र में जो लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या है, उच्च जीवन प्रत्याशा। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पर रोजगार के साधन भी कम है, आज भी लोग ज्यादातर कृषि जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता। तो लॉस्की ने इन 2 बातों के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की थी कि एक तो प्रवास के कारण और एक स्थान को आधार मानकर जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया है वो उपयुक्त नहीं। तो मोटे तौर पर ध्यान रखना, 1929 में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया थॉमसन ने, 1945 में नॉर्थ में इसे संशोधन किया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के आधार पर जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। इसके पहले 3 ही अवस्था थी, बाद में 5 अवस्था, ब्लेकर, साइमन और हॉर्सडॉकर, ये इसके प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में कुछ न कुछ संशोधन किया है। जनसंख्या संक्रमण की 5 अवस्था है। फर्स्ट स्टेज स्थिर अवस्था का मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर। सेकंड अवस्था का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, वे कौन सी अवस्था है जहां से जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हुई, तो द्वितीय स्टेज। तीसरा स्टेज में और क्वेश्चन बनेगा कि वे कौन सी अवस्था है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या विस्तार हुआ, तो वो हो जाएगी
कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के निम्न होने के कारण जनसंख्या स्थिर रही। तो पहली और पांचवी दोनों अवस्थाएं, सॉरी पहली ओनली पांचवी अवस्था, देखो एक अंतर और आ गया पहली और पांचवी। पहली अवस्था में क्या था, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, इसलिए जनसंख्या स्थिर थी। लेकिन पांचवी अवस्था में ध्यान रखना, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है, जिसके कारण से जनसंख्या स्थिर है। यह बहुत ही बड़ा अंतर है कि पहली अवस्था में तो जनसंख्या स्थिर है, उसका कारण क्या था, तो उसका कारण क्या था, दोनों उच्च, यानी जन्म दर उच्च, मृत्यु दर उच्च। लेकिन पांचवी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि स्थिर होना, उसका प्रमुख कारण था दोनों निम्न होना, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होने के कारण जनसंख्या क्या थी, स्थिर थी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पांचवी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार पांचवी अवस्था में स्थिर जनसंख्या का प्रमुख कारण है। तो पूछ ले कि उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर निम्न जन्म दर, तो हमारा निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण ही जनसंख्या स्थिर रहेगी। अब बात करें ये जनसंख्या सिद्धांत जो है वो भारत पर किस प्रकार से लागू होता है। तो हम भारत की बात करें तो 1921 से जो पहले का भारत है वो प्रथम स्टेज के अंतर्गत माना जा सकता है। यानी 1920 से पहले जो भारत था उसमें लोगों को कृषि पर जीवन आधारित थे, रोजगार के साधन नहीं थे, बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल की संभावना ज्यादा रहती थी, महामारी की संभावना ज्यादा रहती थी, प्लेग जैसी बीमारियां थी। तो इसके कारण जो प्रथम स्टेज है वो 1921 के कारण। सेकेंड स्टेज की बात करें भारत के संदर्भ में तो 1921 से लगाकर 1981 तक का जो भारत था वो द्वितीय अवस्था में आता है। 1921 से 1981 यानी धीरे धीरे रोजगार के साधन हुए, लोग ग्रामीण से नगरीय की ओर बढ़ने लगे, शिक्षित होने लगे, जागरूक होने लगे, तो वो सेकेंड अवस्था। लेकिन 1921 से लगा 81 से लगाकर वर्तमान तक का जो भारत है वो तृतीय स्टेज में है। अब पूछ ले कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में भारत कौन सी स्थिति में है, तो तीसरी अवस्था में। अब भारत के संदर्भ में बात की जाए कि जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है उसमें भारत की स्थिति को बताइए, तो प्रथम स्थिति यानी 1921 से जो पहले का भारत है वो जनसंख्या संक्रमण के प्रथम स्टेज में आता है। 1921 से 1981 तक द्वितीय अवस्था में आता था और 1981 से वर्तमान तक का जो भारत है वो तीसरे स्टेज में आता है। इस प्रकार से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसी भी देश, किसी भी स्थान में उस जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। अगली क्लास में हम मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।